सभी को गुड मॉर्निंग। हम लोग हिंदी साहित्य में कल आदिकाल से जो फुटकर साहित्य या स्वतंत्र साहित्य था उसकी एक क्लास हमने पढ़ ली थी। उसमें विद्यापति को हमने पढ़ा था और मैंने कल ये बताया था कि इसको आदिकालीन फुटकर साहित्य क्यों कहा जाता है या स्वतंत्र साहित्य वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऐसा साहित्य जिसमें आदिकाल से संबंधित गुण दिखाई देते हैं और इन रचनाओं को आदिकाल में शामिल नहीं किया गया तो इन्हें हम आदिकालीन फुटकर साहित्य या स्वतंत्र साहित्य के रूप में रखते हैं। तो हमने आदिकाल के अंदर जो साहित्य या रचनाकार थे इनको हमने पहली क्लास है उसके अंदर विद्यापति के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे अगले कवि जिनका नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एक ऐसा कवि है जिनका इतिहास में भी और हिंदी साहित्य में भी एक प्रश्न पूछा जाता है, तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो का जन्म काल है वो 1255 ईस्वी से 1324 ईस्वी तक। जन्म स्थान ग्राम पटियाला, जिला कासगंज, उत्तर प्रदेश में हुआ था। पटियाली है, पटियाला नहीं है, सॉरी। जन्म स्थान है वो ग्राम पटियाली, जिला कासगंज, उत्तर प्रदेश में हुआ था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। इस बात को ध्यान रखना है हमें बड़ी गौर से कि वास्तविक नाम क्या था अमीर खुसरो का। अबुल हसन था। आदिकाल के अंतिम चरण के सबसे लोकप्रिय कवि अमीर खुसरो थे। अंतिम चरण के यानी आदिकाल के अगर कोई सबसे लोकप्रिय अंतिम चरण के अगर कवि हैं तो उनका नाम है वो अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया थे, जिनके निधन पर इन्होंने निम्नलिखित पंक्ति लिखी थी और यह पंक्ति फर्स्ट ग्रेड भर्ती 2023 में आई थी। सीधी सीधी पंक्ति थी कि गोरी साजे सेब, गोरी साबे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो आपने रेन भई चौदेश। यानी अमीर खुसरो के गुरु है निजामुद्दीन औलिया, जिनका निधन हो जाता है तो निधन होने के ऊपर इनका मोह है वो भंग हो जाता है। कहते हैं कि गोरी साजे सेब पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो आपने रेन भई चौदेश। यहाँ पर हमारा अब कुछ बचा ही नहीं है, अमीर खुसरो यहाँ से चलो, क्योंकि इनके गुरु हैं निजामुद्दीन औलिया, वो मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं और तन के ऊपर है वो बिस्तर, सफ़ेद बिस्तर चादर डाल दी गई है, मुख पर केस सा फहराया गया है। तो कहते हैं कि हमारा अब कोई बचा ही नहीं है, तो चल अपने देश। तो ये यहाँ पर लिखा भी है मैंने, एक फर्स्ट ग्रेड भर्ती 2023 में सीधी सीधी लाइन आई थी यही। अगला है खड़ी बोली काव्य का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कवि अमीर खुसरो हैं। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ब्रज भाषा और अवधि को मिलाकर काव्य रचने का प्रथम प्रयास भी अमीर खुसरो ने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। सबसे पहले तो खड़ी बोली काव्य का सर्वप्रथम प्रयोग किया इन्होंने, और ब्रज और कवि, ब्रज और अवधि है उसको मिलाकर के अगर किसी ने प्रथम प्रयास किया है रचना करने का तो उनका नाम अमीर खुसरो है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना है। अमीर खुसरो को प्रथम कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना है। अमीर खुसरो को हिंदुस्तान की तूती और तोता ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अमीर खुसरो को हिंदुस्तान की तूती और तोता ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद सिंह ने इसे महाकवियों का राजकुमार कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इम्पोर्टेंट बात है, हमें इसको नोट करना है कि डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद सिंह ने इन्हें महाकवियों का राजकुमार कहा है। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर आरूढ़ 11 शासकों का उत्थान और पतन देखा था। यानी दिल्ली के ऊपर कितने शासक बने थे, उनका उत्थान पतन है वो लगभग 11 शासकों का देखा था। आगे हम
चर्चा करते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी दो प्रकार की भाषाएं बताई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी दो प्रकार की भाषाएं बताई है। नंबर 1, ठेठ बोलचाल की खड़ी बोली, जिसके अंदर पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो सुकूने की भाषा आती है। यानी बोलचाल की जो खड़ी बोली है उसके अंदर पहेलियाँ आएंगी, मुकरियाँ आती है इनकी, और दो शकुने की भाषा आती है। दूसरी बोली है इनकी, उसका नाम है ब्रज प्रचलित काव्य भाषा। यानी ब्रज के अंदर जो काव्य भाषा के उसके अंदर गीतों और दोहों की भाषा है, इनके गीत और दोहों की भाषा है वो ब्रज भाषा, प्रचलित काव्य भाषा है। आगे है कि अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो हर बार परीक्षा में पूछी जाती है। पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो शकुने, खालिक बारी और नू है सिपहर इत्यादि ये महत्वपूर्ण हैं। और भी हैं लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 1 पहेलियाँ, नंबर 2 मुकरियाँ, नंबर 3 दो शकुने, नंबर 4 खालिक बारी, नंबर 5 नू है सिपहर। विशेष है कि खाली बारी जो महत्वपूर्ण है इसके अंदर निकल के आता है कि खालिक बारी है वो क्या है। खालिक बारी जो रचना है उसके अंदर फारसी और हिंदी का शब्दकोश है, जिसका प्रयोग गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को फारसी का ज्ञान करवाने के लिए किया गया है। यानी गयासुद्दीन तुगलक का जो पुत्र है उसको ज्ञान करवाने के लिए खालिक बारी है जो फारसी और हिंदी का शब्दकोश है एक, जिसका प्रयोग गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को फारसी का ज्ञान करवाने के लिए किया गया है। अगली रचना का नाम नू है सिफर है। इस रचना का प्रयोग विभिन्न भाषाओं के ज्ञान अथवा बोलियों के संबंध में विस्तार से वर्णन मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको ऐसे नोट्स कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, पूरे यूट्यूब पर छांट लेना आप, ऐसे पॉइंट टू पॉइंट एक क्लास भी नहीं मिलेगी आपको। नू है सिफर इस रचना का प्रयोग विभिन्न भाषाओं के ज्ञान अथवा बोलियों के संबंध में विस्तार से वर्णन मिलता है। अमीर खुसरो को सितार वाद्य यंत्र का आविष्कारक भी कहा जाता है। अगली रचना है, यानी इससे पहले हम एक बार वापिस रुक करते हैं अमीर खुसरो के ऊपर। अमीर खुसरो का जन्म है वो 1155 ईस्वी से 1324 ईस्वी तक। जन्म स्थान है वो ग्राम पटियाली, जिला कासगंज, उत्तर प्रदेश में। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। आदिकाल के अंतिम चरण के सबसे लोकप्रिय अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो के गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया है। इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है कि घोरी साजे सेब पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो आपने रेन भई चौदेश। यह पंक्ति है वो फर्स्ट ग्रेड भर्ती के अंदर सीधी सीधी पूछी गई थी। खड़ी बोली काव्य का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कवि अमीर खुसरो हैं। ब्रज भाषा और अवधि को मिलाकर के काव्य रचना करने का प्रयास है वो अमीर खुसरो ने किया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना है। अमीर खुसरो को हिंदुस्तान की तूती और तोताए हिंद की उपाधि के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद सिंह ने इन्हें महाकवियों का राजकुमार कहा है। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर आरूढ़ 11 शासकों का उत्थान और पतन देखा। उसके बाद हमने पढ़ा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी दो प्रकार की बोलियां या भाषाएं बताई है। नंबर 1 ठेठ बोलचाल की खड़ी बोली भाषा, जिसके अंदर पहेलियां, मुकरियां, दोहा सुकूने की भाषा आती है। उसके बाद हमने दूसरी भाषा वो ब्रज भाषा में प्रचलित काव्य भाषा, जिसके अंदर गीतों और इनकी दोहों की भाषा है। उसके बाद अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएँ, नंबर 1 पहेलियाँ, नंबर 2 मुकरियाँ, नंबर 3 दोहा सुकूने, नंबर 4 खालिक बारी, नंबर 4 नू है सिफर इत्यादि। महत्वपूर्ण है कि खालिक बारी फारसी और हिंदी का शब्दकोश है, जिसका प्रयोग गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को फारसी का ज्ञान करवाने के लिए किया गया। नू है सिफर इस रचना का प्रयोग विभिन्न भाषाओं के ज्ञान अथवा बोलियों के संबंध में विस्तार वर्णन से मिलता है। अगली है कि अमीर खुसरो को सितार वाद्य यंत्र का आविष्कारक माना जाता है। अब हम अगली रचना पढ़ेंगे डोला मारूरा दूहा। कवि कलोल के द्वारा रचित एक प्रेम काव्य है।
ढोला मारूरा दुहा कवि कलोल के द्वारा रचित एक प्रेम काव्य है। 17वीं शताब्दी में दोहा छंद में प्रचलित इस रचना में कवि कुशललाभ ने चौपाइयाँ जोड़ करके पुनर्रचना की थी। कवि कलोल कुशललाभ हमें मिलता है, लेकिन यह बात आपको कहीं नहीं मिलेगी कि 17वीं शताब्दी में दोहा छंद के अंदर कुछ चौपाइयाँ जोड़ी थी, वो कुशललाभ था। इसकी पुनर्रचना की। इस रचना में कछवाहा नरेश नल के पुत्र ढोला, कछवाहा नरेश नल के पुत्र ढोला और पुंगलगढ़ के राजा पुंगल की पुत्री मरवण तथा मालवा की राजकुमारी मालवण की प्रेम त्रिकोण का वर्णन है। यानी कछवा राजा यानी ढोला के पुत्र ढोला और पुंगलगढ़ की पुत्री का नाम मरवण और मालवा की राजकुमारी थी मालवण। इसके तीनों का त्रिकोण एक प्रेम मिलता है, इसका वर्णन है इसके अंदर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ढोला मारूरा दोहा रचना की दोहों को हेमचंद्र और बिहारी के बीच की कड़ी माना है। मैं कह रहा हूँ एक एक लाइन से प्रश्न बनेगा और ऐसी जो महत्वपूर्ण बात आती उसको हम वेरी इंपॉर्टेंट नोट करके, नोट को हिंदी में विशेष कहते हैं, तो हम लोग विशेष करते हुए लिखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ढोला मारूरा दोहा रचना के दोहों को हेमचंद्र और बिहारी के बीच की कड़ी माना है। अगली है कि आदिकालीन गद्य साहित्य। हम पहले पद्य पढ़ रहे थे, अब गद्य साहित्य पढ़ेंगे, यानी आदिकाल के अंदर गद्य साहित्य रचा गया था। पहली रचना है राउलवेल। राउलवेल रचना है। इसका सीधा प्रश्न आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड भर्ती 2023 में आया था कि राउलवेल रचना की रचनाकार है, सीधा प्रश्न आया था। तो रोड़ा कवि हैं, इसके रचनाकार रोड़ा कवि। यह 10वीं शताब्दी में रचित यह रचना शिलाकृत कृति है, यानी शिलांकृत है, महत्वपूर्ण है, नोट है, विशेष है। हिंदी साहित्य का प्रथम चंपू काव्य यानी गद्य और पद्य के अंदर लिखा गया है, उसका नाम रोड़ा कवि कृत राउलवेल को माना जाता है। प्रथम हिंदी साहित्य के अंदर अगर प्रथम चंपू काव्य है तो उसका नाम है राउलवेल। नक्सिक वर्णन का प्रथम प्रयोग भी इसी रचना में मिलता है। नक्सिक वर्णन का अगर प्रथम प्रयोग अगर मिलता है तो राउलवेल रचना के अंदर मिलता है। इस ग्रंथ में 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिनमें से सबसे अधिक है वो राजस्थानी भाषा के शब्द मिलते हैं। राउलवेल जो रचना है रोड़ा कवि के द्वारा लिखी गई है, इसके अंदर 7 बोलियों के शब्दों का प्रयोग किया गया है। लेकिन उस शब्दों में सबसे ज़्यादा अगर शब्द किसके मिलते हैं तो वो राजस्थानी भाषा के शब्द मिलते हैं। अगला हमारा जो मोस्ट पॉइंट है वो है कि इस ग्रंथ की नायिका राहुल के सौंदर्य का वर्णन पहले पद्य में किया गया, उसके बाद गद्य में किया गया। यानी जो राउलवेल की जो नायिका है उसका वर्णन पहले तो पद्य में किया, उसके बाद गद्य में किया गया। अगली रचना है, उससे पहले हम एक बार वापस रिपीट करते हैं। आदिकालीन गद्य साहित्य पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर पहली रचना है वो राउलवेल है। रचनाकार रोड़ा कवि, 10वीं शताब्दी में रचित यह रचना शिलांकृत है। महत्वपूर्ण बात है कि हिंदी साहित्य का प्रथम चंपू काव्य यानी गद्य और पद्य रोड़ा कवि कृत राउलवेला को माना जाता है। नक्सिक वर्णन का प्रथम प्रयोग भी इसी रचना में मिलता है। इस ग्रंथ में 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें सबसे अधिक राजस्थानी भाषा के शब्द मिलते हैं। इस ग्रंथ की नायिका राहुल के सौंदर्य का वर्णन पहले पद्य में किया गया, बाद में गद्य में हुआ था। अब हम पढ़ेंगे अगली रचना है, उसका नाम बसंत विलास। बसंत और विलास 2 हैं तो 2 ही इसके कवि हो जाएंगे। एक का नाम केशवलाल हर्षदयाल। केशवलाल हर्षदयाल इसके रचनाकार हैं। बसंत विलास के 13वीं शताब्दी में केशवलाल हर्षदयाल के द्वारा संपादित यह रचना श्रृंगारिक काव्य है। इस रचना में बसंत ऋतु में नायिकाओं के मन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन मिलता है। हमें
ज़्यादा याद नहीं रखना है, हमें इसके रचनाकार और रचनाओं का याद रखना है। बसंत विलास है, उसके रचनाकार कौन है? तो केशवलाल हर्षदयाल हैं। अगली है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, उसके रचनाकार है दामोदर कवि। 12वीं शताब्दी में रचित यह रचना व्याकरण ग्रंथ है। इस रचना में बनारस शहर की संस्कृति का चित्रण किया गया है, यानी बनारस जो संस्कृति है उसका चित्रण है, वो उक्ति व्यक्ति प्रकरण के अंदर दामोदर कवि के द्वारा किया गया है। अगली जो रचना है उसका नाम है वर्ण रत्नाकर। ये महत्वपूर्ण है। वर्ण रत्नाकर रचनाकार ज्योतिरायश्वर ठाकुर है। वर्ण रत्नाकर है, इसके जो रचनाकार है उसका नाम ज्योतिरायश्वर ठाकुर है। 14वीं शताब्दी में रचित यह रचना मैथिली भाषा का शब्दकोश है। यह मैथिली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है। इसे मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है। इसमें हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण मिलता है। इसमें हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण है वो वर्ण रत्नाकर के अंदर मिलता है, जो 14वीं शताब्दी के अंदर रचित है। मैथिली भाषा का शब्दकोश भी कहा जाता है। यह मैथिली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है। महत्वपूर्ण है, मैथिली गद्य की प्रथम रचना अगर है तो उसका नाम वर्ण रत्नाकर है, जो ज्योतिरायश्वर ठाकुर के द्वारा रचित है। इसे मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है। इसमें हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट युग प्रवृत्ति का काल कहा है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट युग प्रवृत्ति का काल कहा जाता है। अगली महत्वपूर्ण बात है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यंत व्याघात और विरोधों का युग कहा है। तो ये दो स्टेटमेंट हमें याद रखने हैं। पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया जो आदिकाल के बारे में है कि आदिकाल को इन्होंने अनिर्दिष्ट युग प्रवृत्ति का काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यंत व्याघातों का काल और विरोधों का युग कहा है। इस प्रकार हमने आदिकाल पढ़ लिया संपूर्ण रूप से। इसमें से एक भी प्रश्न है वो किसी भी जिसमें हिंदी साहित्य लगता हो उसके अंदर एक भी प्रश्न है वो बाहर नहीं जाएगा। हमने पहले आदिकाल पढ़ा, उसके बाद हमने आदिकाल से संबंधित जो रचनाएं हैं उसमें विशेषताएं रखते हैं उससे संबंधित हमने आदिकालीन फुटकर साहित्य पढ़ा। उसमें हम सबसे पहले विद्यापति को पढ़ा, उसके बाद हमने अमीर खुसरो को पढ़ा और उसके बाद हमने राहुल वेला जो आदिकाल की गद्य साहित्य है, राहुल वेल रोड़ा कवि के द्वारा रचित रचना। उसके बाद बसंत विलास जो केशवलाल हर्षदयाल की है, ये एक श्रृंगारिक है। उसके बाद उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर कवि के द्वारा। उसके बाद हमने वर्ण रत्नाकर ज्योतिरायश्वर ठाकुर। उसके बाद हमने दो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट, एक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जिन्होंने आदिकाल को अनिर्दिष्ट युग प्रवृत्ति का काल कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यंत व्याघात और विरोधों का युग कहा है। तो इस प्रकार हमारा आदिकाल है वो संपूर्ण यानी पूर्ण हो गया। अब हम आगे है वो भक्ति काल को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।